अ, तो क्लास 6 का एनसीईआरटी का हमारा ये भूगोल ज्योग्राफी वाला पोर्शन हम नहीं किए थे, हम सीधा एनवायरनमेंट में आए थे और उसका कारण था क्योंकि क्लासेस शाम को जो चल रही थी वो एनवायरनमेंट की थी। अब हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। पहले 7th पास किए फिर 6 पास करेंगे। तो अब इस ज्योग्राफी के साथ ऐसा है कि क्लास 6 का अभी का बुक डाउनलोड करोगे तो यू विल फाइंड डिफरेंट बुक, और जस्ट एक साल पहले का जो बुक डाउनलोड करोगे तो डिफरेंट बुक है। अभी के क्लास 6 के सोशल स्टडी में तीनों को एक साथ डाल दिया है, सिविक्स को, हिस्ट्री को और ज्योग्राफी को। तो वो हमारे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से अलग अलग होना अच्छा है यूपीएससी के हिसाब से या स्टेट पीएससी के हिसाब से। इसलिए क्या है, मैं एक साल पहले का बुक को रिफ़र कर रहा हूँ जिसमें प्योरली ज्योग्राफी का चीज़ दिया है। सर ने ऑलरेडी क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ा दिया है ना, कौन सा सिविक्स वाला, तो ज्योग्राफी वाला पोर्शन मैं देखूंगा, ठीक है। बट यू विल हैव टू मेक श्योर कि ये जो डाउनलोड कर रहे हो हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करना। अगर एनसीईआरटी के साइट से डाउनलोड करोगे तो वो आपको लेटेस्ट वाला मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो पहला चैप्टर जो है अर्थ इन द सोलर सिस्टम, हमारा जो पृथ्वी है सोलर सिस्टम में क्या है, कैसा रोल प्ले करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो नेचुरली हम जब आकाश की तरफ, स्काई की तरफ देखते हैं तो हमको बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी दिखते हैं। जैसे कभी मून दिखता है, कभी स्टार्स दिखते हैं और कभी कुछ प्लैनेट्स भी दिखते हैं। अनफॉर्चुनेटली नाउ डेज वो पोल्यूशन के कारण से उतना विजिबल नहीं होते। तो पहले जो पैराग्राफ है इसमें ये बोला है कि हम एक चीज़ तो ऑब्जर्व इजीली कर पाते हैं, वो है मून। चंद्रमा को हम इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। पर्टिकुलरली हम ये भी देख सकते हैं कि मून, फुल मून भी होता है और न्यू मून भी होता है, पूर्णिमा भी होता है और अमावस्या भी होता है। जहाँ पे फुल मून होता है तो हम अच्छे से अलग शेप देखते हैं। मून के साथ क्या है, मून के साथ ये है कि मून अलग अलग साइज, शेप, पोजीशन, तीनों उसका चेंज होता रहता है। आप कभी मून इधर देखोगे, कभी उधर देखोगे, कभी पीछे देखोगे। मून को कभी ऑब्जर्व करना, कभी एक जगह नहीं दिखता, वो इधर उधर घूमता रहता है। तो इसका पोजीशन जो है, साइज है और जो शेप है वो चेंज होता रहता है। तो क्या होता है कि हम जब स्काई में देखते हैं तो मून से हमको ना तो डायरेक्शन पता चलता, ना तो ये बोल सकते हैं कि जैसे पास्ट में जब शिप चलती थी तो नेविगेशन मून से पॉसिबल नहीं था। मून से थोड़ा बहुत लाइट आ जाता है ना, जिसको हम चांदनी बोलते हैं, वो भले आ जाता है। अदरवाइज वो नेविगेशन के हिसाब से, है ना, शिप चलाने के हिसाब से इट इज़ नॉट गुड। मून के अलावा जो हमको दिखता है वो है स्टार्स, तारे, और उसके अलावा प्लैनेट्स। स्टार्स, प्लैनेट्स एंड मून, इनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी मैं आपको हिंदी में दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो सेलेस्टियल बॉडी में जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बिग होता है और जो सबसे ज़्यादा हॉट होता है, वो कौन सा होता है, स्टार्स। सेलेस्टियल बॉडी में जो सबसे बड़ा होता है और सबसे गर्म जो होता है वो क्या होता है, स्टार्स। क्योंकि इनका जो हीट होता है वो इनका ओन होता है, इनका अपना होता है, स्वयं का इनके में गर्मी होती है और प्रकाश भी होता है। बाकी मून हो गया या प्लैनेट, इसमें सनलाइट के रिफ्लेक्शन के कारण से आपको क्या दिखता है, लाइट दिखता है। तो मून या प्लैनेट में अपना जो प्रकाश है, अपनी जो लाइट है वो नहीं होती है। मून और प्लैनेट ये क्या नहीं करते, ट्विंकल नहीं करते, चमकते नहीं है, टिमटिमाते नहीं है, ट्विंकल नहीं करते, जबकि स्टार्स ट्विंकल करते हैं। और इसका कारण क्या है, देखो चंद्रमा टिमटिमा रहा है, बोलते हैं क्या, क्योंकि मून बहुत नज़दीक है, क्लोज है।
और इसमें एनर्जी क्या है, कम है। तो इसके बीच में जो एयर का जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता, है ना। वायु का जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता, इसलिए मून जो है वो नहीं टिमटिमाता। जबकि स्टार्स की जो लाइट है बहुत दूर से आती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, और इसलिए क्या होता है वो अलग अलग एयर के डेंसिटी से आता है, जिसके कारण से उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्लेक्शन, है ना। ये जो अभी सीजीपीएससी की क्लास में लाइट का पढ़े ना आप लोग, हाँ हाँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसके कारण से जो तारे हैं जब हम हमारे तक आता है तो ऐसे ऐसे चमकते 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 ऐसा आता है ना, उसका रेज है चेंज होता रहता है, तो हमको लगता है टिमटिमा रहा है। अदरवाइज स्टार्स अपने आप में टिमटिमाते नहीं, हमको दिखते हैं क्या हो, टिमटिमाते हुए, है ना। तो ट्विंकलिंग स्टार्स जो हम बोलते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द मीडियम इट पासेस थ्रू, जिस वो मीडियम से पास होता है उसको ट्विंकलिंग स्टार बोलते हैं। सो ये फर्स्ट पैराग्राफ में यही लिखा है, मैं हिंदी वाला दिखा देता हूं। सेलेस्टियल बॉडी को बोलते हैं खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड। अब क्या होता है, हम जब स्टार्स को देखते हैं तो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखता है, बहुत सारा समूह दिखता है आपको, है ना, जिसमें से सबसे ज़्यादा नोटिसेबल कौन सा है, ये सप्तर्षि जिनको हम बोलते हैं, है ना, सप्तर्षि स्टार, सप्तर्षि तारा जो सबसे ज़्यादा विजिबल होता है। और एक और जो विजिबल होता है जो कि हमारे नेविगेशन में भी हेल्प करता है वो क्या है, पोल स्टार, इसको क्या बोलते हैं हम, ध्रुव तारा। और अगर इसको ऑब्जर्व करना है तो ये जो सप्तऋषि है जिसका 2 स्टार है, इसके लाइन से अपन ऑब्जर्व करते हैं तो जो स्टार दिखेगा दैट इज पोल स्टार। किसको, नहीं सप्तऋषि को सप्तऋषि ही है, मतलब हमारे, अच्छा देखो उसका इंग्लिश में भी नाम सप्तऋषि लिखा हुआ था, इस एनसीईआरटी में तो वही लिखा है। I'll check, I think. कॉन्स्टलेशन ये सेम ही लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज उसमें लिखा है, इसको बोलते हैं इट इज द पार्ट ऑफ उर्सा मेजर, पार्ट ऑफ, है ना, पर ये नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। तारामंडल किसको बोलते हैं हम, तारों के समूह को, ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो क्या है कि जब हम इसको देखते हैं तो उसके आसपास में बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखते हैं, तो उसको हम, उसका नाम जो है दैट इज उर्सा। उसका पार्ट क्या है, दिस इज सप्तऋषि। ठीक है, अब क्या है कि जैसे सारे स्टार्स का पोजीशन चेंज होता हुआ दिखता है आपको, बट पोल स्टार का पोजीशन चेंज होते हुए नहीं दिखता, है ना। ध्रुव तारा का क्यों नहीं होता, सारे स्टार्स का पोजीशन चेंज होता रहता है। अगर स्टार्स का पोजीशन चेंज नहीं होता तो हम कभी बोलते ही नहीं कि अभी ये राशि में ये ग्रह प्रवेश किया है ना। हमारे ऊपर में कौन सा स्टार दिख रहा है वही आपकी राशि बन जाती है अगर आप पैदा हुए तो हमारे ऊपर के स्टार्स तो चेंज होते रहते हैं, पोल स्टार चेंज नहीं होता। व्हाट्स द रीजन,
अर्थ हमारा घूम रहा है वेस्ट टू ईस्ट, तो इधर के जितने स्टार्स है उसका पोजीशन चेंज होता रहेगा। बट ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, पोल स्टार कहाँ पे है, नॉर्थ पोल के पास दिखता है अपने को, तो वो तो सेम रहेगा ना, आपको ऊपर में जो दिख रहा है वो हमेशा सेम रहेगा। बट ये जो साइड साइड में जो दिख रहा है वो अपना वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, इसलिए आपका पोजीशन ऑफ स्टार चेंज दिखते हैं, जबकि ऊपर वाला पोर्शन आपको सेम दिखता है। ऊपर में कोई भी स्टार होता उसका पोजीशन सेम होता। हम यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं तो कितना भी घूमे हमेशा आपको इधर ही दिखेगा, पर आप इधर पे खड़े हो तो इधर के स्टार्स जो है चेंज होते रहेंगे। समझ लो ना, इसलिए पोल स्टार नेविगेशन में आपको हेल्प करता था। ओशियन सोचो, पूरा ओशियन का ओशियन है, शिप उस समय कैंपस भी नहीं था ऐसा मैग्नेट वाला, अब उस समय कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम किस रास्ते में हैं, तो ये पोल स्टार हेल्प करता था। प्लैनेट्स देखा जाए तो प्लैनेट्स में मैंने बोला इनका अपना लाइट नहीं है। प्लैनेट्स का लिटरल मीनिंग होता है वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स मतलब जो घूमते बस हैं, किसी के मंडराते हैं, घूमते नहीं मंडराते हैं, वॉन्डरर्स। क्या है, इनको कोई स्टार मिल जाए उसके बगल में ये मंडराते रहते हैं। हमारा स्टार कौन सा है, सूर्य, सन, तो वो अपने नियरेस्ट सन के सराउंडिंग में वॉन्डर करते रहते हैं। और इसका लिटरल मीनिंग, प्लैनेट का जो लिटरल मीनिंग है वो ग्रीक वर्ड से आया है प्लेनेटाई, और जिसका मीनिंग क्या है, वॉन्डरर। तो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। क्या क्या चीजें मिलती हैं हमारे सोलर सिस्टम का, क्या क्या पार्ट है? कौन सा? नहीं, उल्का ग्रुप ऑफ स्टार नहीं है, कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन जो है दैट इज ग्रुप ऑफ स्टार। तो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। अब सोलर सिस्टम, ये सोलर वर्ड भी किसी से लिया गया है, जिसमें सो का मीनिंग होता है सन एक्चुअल में, ठीक है ना, सो का मीनिंग होता है सन। और सोलार का मीनिंग ये होता है कि उससे रिलेटेड, है ना, सोलार का मीनिंग होता है सन से रिलेटेड। ठीक है, और सोलार सिस्टम मतलब क्या है, सन से रिलेटेड जो सिस्टम, जो व्यवस्था बनी हुई है, दैट इज सोलार सिस्टम। सूर्य के कारण से जो व्यवस्था, जो सिस्टम बना हुआ है, दैट इज सोलार सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में क्या क्या पार्ट है? सन तो पार्ट है ही, सूर्य, प्लैनेट जो ग्रह हैं वो भी इसके पार्ट है, सैटेलाइट है कि नहीं, जो चंद्रमा है वो भी इसका पार्ट है, देन एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स और मीटेओराइट, उल्कापिंड और धूमकेतु है क्या? जस्ट मिनट, एस्टेरॉइड, अच्छा उसका नाम ही नहीं दिया क्या इसमें?
एस्टेरॉइड को हिंदी में क्या धूमकेतु है? धूमकेतु। इसके अलावा एक और पार्ट होता है हमारा, दैट इज डॉर्फ प्लैनेट। डॉर्फ प्लैनेट, हाँ, क्षुद्र ग्रह। तो हमारे सोलर सिस्टम का ये सारे पार्ट है, सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, मीटेओराइट। सन हमारे से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अच्छा है, दूर है, ज़्यादा पास रहता तो जल जाते हम। तो हमारे सन में, हमारे प्लैनेट में जो भी ऊर्जा आती है, जो भी एनर्जी आती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सन ओनली। लाइफ प्रेजेंट है, इट इज़ बिकॉज ऑफ सन ओनली। प्लैनेट्स में देखा जाए तो प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट होते हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सा होता है? बुध, मरकरी, बुध। फिर क्या होता है? वीनस, जिसको शुक्र बोलते हैं। अर्थ, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं। फिर मार्स, फिर देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन नेपच्यून, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण, है ना। दीज आर द 8 प्लैनेट्स। और इसका निमोनिक्स इसने बनाया है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये एक सीक्वेंस है। विनस को हमारा ट्विन प्लैनेट बोला जाता है, हमारा सगा भाई, हमारे जैसा दिखता है, हमारे जैसा मतलब पृथ्वी जैसा दिखता है, वही साइज़ का है, वही आकार का है। तो दैट्स वाई विनस को हमारा ट्विन बोला जाता है, अर्थ का ट्विन बोला जाता है। वैसे मैंने बताया था कि विनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 2 डॉर्फ प्लैनेट हैं, जिसमें से एक है प्लूटो, जिसको यम बोला जाता है, और एक है सिरियस। ये 2 किस्में हैं, डॉर्फ प्लैनेट में है। और कब से डॉर्फ प्लैनेट आए? 2006 से। 2006 से प्लूटो को डिमोट कर दिया गया प्लैनेट से, उसको डॉर्फ बना दिया गया, ग्रह से उसको क्षुद्र बना दिया गया। बताओ, यहाँ पे भी वर्ण व्यवस्था है। ठीक है। ये जो डिसाइड करता है कि कौन सा प्लैनेट होगा या कौन सा नहीं होगा, इसको डिसाइड करने के लिए जो संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU। कहाँ लिखा है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये डिसाइड करता है कि किसको ग्रह बनाना है, किसको प्लैनेट बनाना है और किसको नहीं बनाना है। बहुत सारे वर्ड्स हमारे ग्रीक वर्ड से लिए हैं, जैसे जो जियो है, जियो से 3 चीज़ें बनी हुई हैं। पहला चीज़ है, अगर इसके साथ लॉजी जुड़ जाता है, LOGIA, लॉजिया, लॉजिया से बना है लॉजी। तो ग्रीक वर्ड के लॉजिया से बना है लॉजी, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ। ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री हम बोलते हैं, मतलब पृथ्वी का मेजरमेंट करना, मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। तीसरा है जियोइड, OID। इसके साथ मैं OID जोड़ देता हूँ, तो ये बताता है कि हमारे अर्थ के जैसा शेप वाला, अर्थ के जैसा शेप मतलब ऊपर से चपटा और साइड साइड से बल्जी, है ना। ध्रुवीय क्षेत्र में ये चपटा है, फ्लैट है,
और साइड साइड में फुला हुआ है, बल्जी है, इसको बोलते हैं जियोइड्स है। एक और चीज है दैट इज जियोआईएस। इसको मत लिखना। इससे बना है जियो, जो है जियो जी से बना है। इसका मीनिंग जो है पृथ्वी, अर्थ। जीई का मतलब होता है पृथ्वी। ये गे नहीं है ना, जीई है। हाँ हाँ, जियोइड। जियोइड, जियोइड मतलब पृथ्वी जैसा शेप वाला, अर्थ जैसा शेप वाला। GeoIS, Geography Enriched Outlook, that is the full form। ठीक है। अर्थ का शेप कैसा है हमने बता दिया। अर्थ का शेप कैसा है, जियोइड शेप है। ठीक है, हिंदी में मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी इसने माई वेरी एफिशिएंट वाला ही डाला है, इंग्लिश वाला ही डाल दिया है ना। और इसमें भी जियोलॉजी, बस इसको हिंदी में लिख दिया है, बाकी सारा चीज़ सेम है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, ठीक है ना। और हु आर एस्ट्रोनॉमर्स? एस्ट्रोनॉमर्स कौन है? जो इसकी खोज करते हैं, खगोलीय पिंड की जो एस्ट्रोलॉजिकल बॉडीज़ का खोज करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है। तो हमारा जो अर्थ है ना तो बहुत गर्म है ना तो बहुत ठंडा है, बट हमारे अर्थ का सबसे यूनिक बात क्या है कि हमारा जो अर्थ है उसमें वाटर है। और वाटर होने के कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह। ठीक है। और इसी के कारण से यहाँ पे क्या है, लाइफ है। और ऐसे बहुत सारे गैसेस हैं जो कि अदर प्लैनेट में एब्सेंट है, जिसके कारण से लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाता बाकी जगह। अगर हम अंतरिक्ष से देखें, हम बाहर से जाके देखें, तो हमारा जो अर्थ है उसके 2/3 हिस्से में क्या दिखता है, वाटर। ठीक है ना, इसलिए ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। सन का लाइट हमारे अर्थ में आने में 8 मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है। जियोइड को भूआभ बोला जाता है, भूआभ। ठीक है ना, जियोइड जैसा, भू जैसे आभा वाला, भूआभ। ठीक है, भूआभ। मून के बारे में समझते हैं। तो मून इज सपोज टू बी द पार्ट ऑफ अर्थ अर्लियर। चंद्रमा कभी पृथ्वी का पार्ट था पर अभी ठंडा हो चुका है। ये हमारे अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। हमारे अर्थ के डायमीटर का क्या है, 1/4 है। ये हमारे से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है। ये नेचुरल सैटेलाइट है, बट हम कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी जैसे रॉकेट वगैरह भेजते हैं तो मानव निर्मित उपग्रह बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ओनली उपग्रह। ठीक है ना। तो जो मून है दैट इज उपग्रह, सैटेलाइट, बट वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। और मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है इनसेट,
है ना, इनसेट ए, इनसेट बी, एड्यूसेट, बहुत सारे जो सैटेलाइट होते हैं जो हम भेजते हैं, दोनों को ही हम उपग्रह बोलते हैं, बस डिफरेंस इतना ही है। नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो मून में उतरने वाले फर्स्ट व्यक्ति थे। 20 जुलाई 1969 को ये फर्स्ट टाइम मून में गए थे। तो इसमें पूछा है कि इंडिया की तरफ से कौन गया था पहली बार। कोई गया भी था कि नहीं? मून को एक रिवॉल्यूशन करने में 27 डेज लगते हैं। 27 डेज उसको लगते हैं अर्थ पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, परिक्रमा करने में, और उतना ही टाइम इसको रोटेशन करने में भी लगते हैं। घूर्णन करने में भी उसको उतना ही टाइम लगता है जितना उसको परिक्रमा करने में लगता है। तो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का टाइम मून का सेम है। मतलब मून का 1 डे कितने बराबर, अर्थ का 1 डे मून के 27 डे के बराबर है। इसलिए हमको मून का हमेशा से एक ही फेस दिखता है, क्योंकि वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे रोटेट तो हो रहा है, बट हमेशा से वो सेम फेस हमको दिखाई देता है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि मून जो है उसका रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का स्पीड सेम है? क्या ये एक संयोग है? पास्ट में मून का जो स्पीड था वो ज़्यादा था, रिवॉल्यूशन भी ज़्यादा था, रोटेशन भी ज़्यादा था, पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, जो अर्थ का जो ग्रेविटी है, वो लगातार उस पर काम करता गया, तब तक काम करता गया जब तक वो बराबर नहीं हो गया। समझे? जैसे आप सोचो एक मैग्नेट रखा है, मैं तेजी से दूसरे मैग्नेट को, आयरन को फेंक रहा हूँ, तो तब तक फेंक पाऊंगा जब तक उसका स्पीड इसके मैग्नेट के फोर्स से ज़्यादा है। पर एक समय आएगा, अगर मैंने आयरन को धीरे से फेंका तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो वही है, अर्थ लगातार उसके ऊपर काम कर रहा है, किसके ऊपर? मून के ऊपर। तो वो ज़्यादा स्पीड से घूमेगा, उसको धीरे धीरे करके क्या करेगा? वो रोक देगा। तो रोकने के कारण से उसका स्पीड और रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन दोनों सेम हो गया। इसलिए हमको मून का हमेशा से एक ही फेस दिखता है। तो उसका दो मुहा चेहरा हमको कभी दिखता नहीं है, एक मुहा चेहरा ही दिखता है हमको। सेकंड है डॉर्फ प्लैनेट। डॉर्फ प्लैनेट बहुत सारे होते हैं। हाँ, एक चीज और है, जैसे जब हम मून को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? मून को देखते हो तो इस टाइप का, कहीं पे डार्क दिखता है, कहीं पे लाइट दिखता है, कहीं पे डार्क दिखता है, ऐसा दिखता है। इसका कारण ये है कि जहाँ पे मून में माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े चट्टाने हैं, तो वहाँ पे छाया पड़ जाती है, उसके बगल में छाया पड़ जाती है। तो बिकॉज ऑफ द शेड होने के कारण से कई जगह पे डार्क दिखता है। तो ये मान के चल सकते हो, जिस जगह पे डार्क दिख रहा है मतलब वहाँ पे उसके अगल बगल में क्या है? माउंटेन है, या तो वहाँ पे क्या है? वैली है, गड्ढा है, जिसके कारण से लाइट नहीं पड़ रही है। सर एक डाउट था। यस प्लीज। सर जैसे कि आपने बोला कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड मून को कंटिन्यूअसली बार बार अट्रैक्ट कर रही थी, तो इसलिए उसकी स्पीड स्लो डाउन हो गई। Yes. तो हम ये कह सकते हैं क्या फ्यूचर में भी, मतलब अभी भी उसकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो Yes, फ्यूचर में पर अब वो बैलेंस बना लिया है उसने, है ना? अभी भी अट्रैक्ट कर रही है, हमेशा से करते रहेगी, बस उसने एक बैलेंस बना लिया। क्या है, देखो आप समझो, जब तक सिंक्रोनाइजेशन भी नहीं रहेगा तब तक फ्रिक्शन काम करेगा। जब अर्थ का रोटेशन उसके रिवॉल्यूशन के हिसाब से सिंक्रोनाइजेशन में हो जाएगा तो फिर वो रुक जाएगा, मतलब रुक जाएगा मतलब वो सिंक में हो जाएगा। आप समझो, दो मैग्नेट है, दोनों के स्पीड में ना चेंजेस हैं, तब दिक्कत है।
पर अगर दोनों मैग्नेट एक साथ चल रहे हैं तो वो रोकेगा नहीं एक दूसरे को। देखो है ना, देखो ये मैग्नेट है, ये स्पीड से चल रहा है, ये मैग्नेट है स्लो चल रहा है, तो क्या है ये तब तक एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन डालेंगे जब तक दोनों साथ में ना चले, है ना, यही है। तो वही चीज हुआ है, दोनों एक लाइक मैग्नेट है, दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ये अलग स्पीड से घूम रहा है, ये अलग स्पीड से घूम रहा है, दिक्कत है ना। तो जब तक सेम स्पीड से ना घूमे तब तक काम नहीं होगा, है ना। तो इसलिए फ्रिक्शन तब तक पड़ा होगा जब तक वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं हो गया। हम बोलते हैं पृथ्वी अगर थोड़ा सा 1 डिग्री इधर पे रहता या 1 डिग्री उधर होता तो सन की तरफ खिंचा सकता था या जुपिटर की तरफ खिंचा जाता, बट ये बैलेंस बनाया है तभी तो टिका हुआ है, दोनों के ग्रेविटी के बीच में एक बैलेंस बना के रखा हुआ है। वैसे ही हम बोलते हैं लैग्रांज पॉइंट, वो भी एक बैलेंस है। लैग्रांज पॉइंट सुना है, जहां पे हमारा आदित्य L1 मिशन गया हुआ है, जहां पे टिका हुआ है, जहां पे अर्थ का गुरुत्वाकर्षण एंड सन का जो ग्रेविटी है दैट इज परफेक्टली बैलेंस्ड। जहां पे बैलेंस्ड होता है वहां पे एनर्जी कम लगती है, इसलिए क्या है स्टेबल हो जाता है। प्रॉब्लम तब होता है जब आपने सैटेलाइट को वैसे पोजीशन पे डाला है जहां पे उसकी एनर्जी तब तक टिकी हुई है जब तक वो उसको रोक पा रहा है, पर अगर मैंने उसका एनर्जी खत्म हो गया तो वो आके गिर जाएगा, जैसे स्टोन के साथ होता है, पत्थर के साथ होता है, या एस्टेरॉइड के साथ होता है, उल्का पिंड वगैरह आके गिरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके में अपनी एनर्जी नहीं है। हाँ, हमको तब तक एनर्जी चाहिए जब वो अर्थ से दूर जा रहा है, पर अगर मैंने उस जगह पे स्थापित कर दिया, उस जगह पे पोजिशन कर दिया जहां पे सन और अर्थ का ग्रेविटी सेम हो गया, तो वो टिका हुआ है, अब उसको एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। ये चीज समझे? ठीक। प्रॉब्लम तब होता है जब, जैसे हम भी सोचो, हमको बलून से ऊपर जाने के लिए हमको एनर्जी लगती है कि नहीं, फ्लाइट से ऊपर जाने के लिए एनर्जी लगती है कि नहीं, लगती है, बट मैंने फ्लाइट को अगर लैग्रांज पॉइंट पे डाल दिया तो वो टिका रहेगा, फ्लोट करता रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच का बैलेंस पे है। ठीक है? तो हाँ, तो देखो मून में स्टार्स, मून में जो वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है और मून में ग्रेविटेशन इतना नहीं है कि वो कोई एटमॉस्फेयर को होल्ड कर सके, इसलिए मून में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। मून यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ अर्थ ओनली, मून जो है अर्थ का ही पार्ट था। अब जो है व्हाट इज क्षुद्र ग्रह, जैसे क्या है, हम बोलते हैं एस्टेरॉइड, तो ये जो क्षुद्र ग्रह होता है या एस्टेरॉइड जो होता है, ये बड़े प्लैनेट का ही छोटा टुकड़ा होता है, बड़े प्लैनेट का ही छोटा टुकड़ा होता है। तो कभी ये बड़ा प्लैनेट का पार्ट था जो कि टूट गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड। अब इसमें से जो बड़ा है, जो बहुत बड़ा है, उसको हम डॉर्फ प्लैनेट बोलेंगे क्योंकि छोटा ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है। तो वही एस्टेरॉइड में से जो सबसे बड़ा टुकड़ा होगा, जो लाइक अ प्लैनेट होगा, दैट विल बी कॉल्ड डॉर्फ प्लैनेट। हाँ, प्लूटो, यस, और सिरिस। तो इसका मतलब यह है किसी बड़े पार्ट से क्या हुआ है, टूट के गिरा हुआ है। इसमें एक चीज और है कि जैसे ये एक एस्टेरॉइड का बेल्ट है, वो कहां पे है, मार्स और जुपिटर के बीच में, माइकल जैक्सन के बीच में क्या है, एस्टेरॉइड का बेल्ट है, और यही टूट टूट के कभी मार्स में आता है, कभी वो जुपिटर में जाता रहता है। तो अगर बोला जाए कि इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में बाउंड्री लाइन कौन सा है, तो क्या बोलोगे, एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है। अब मीटेरॉइड्स क्या है, उल्का पिंड क्या है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े, स्टोन्स के टुकड़े, जो जरूरी नहीं कि किससे आए हैं, किसी प्लैनेट से आए हैं, बट वो रैंडमली घूम रहे हैं। तो ऐसे सारे पत्थर, छोटे छोटे टुकड़े, स्टोन्स, जो कि सराउंडिंग, सन के सराउंडिंग में घूम रहे हैं, जो कि किसी ना किसी के प्लैनेट के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके उससे टकराते रहते हैं।
उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं उल्का पिंड। इनका टेंडेंसी गिरने का होता है, जबकि इनका टेंडेंसी गिरने का नहीं होता, ध्यान रखना। डॉर्फ प्लैनेट वो चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट जैसे होते हैं, पर ये जो होते हैं ये गिरते हैं। तो मीटेरॉइड्स जो होते हैं ये जब गिरते हैं तो उसको हम मीटेरॉइड शावर बोलते हैं, है ना, उल्का पिंड का झरना मीटेरॉइड शावर बोलते हैं। और ये जब हमारे एटमॉस्फेयर के संपर्क में आते हैं, एटमॉस्फेयर से टकराते हैं, तो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी के कारण से, फ्रिक्शन के कारण से इसमें आग लग जाती है ना। जैसे टकराते हैं तो घर्षण, फ्रिक्शन के कारण से क्या होता है, इसमें आग लग जाती है। और आग लगने के कारण से हमको दिखता है जैसे तारा टूट रहा है। तो टूटता तारा कुछ नहीं होता, जो होता है दैट इज उल्का पिंड ही होते हैं, वो जो दिखते हैं आपको। तो जो फॉलिंग स्टार हम बोलते हैं दैट इज नॉट स्टार्स आर फॉलिंग। जिस दिन स्टार फॉल करेंगे उस दिन हम मर जाएंगे, वो इतने बड़े होते हैं। दैट इज उल्का पिंड, दैट इज मीटेरॉइड्स। ये जितने टकराते हैं हमारे अर्थ में बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं। पास्ट में भी ऐसे ही हुआ है, मून में भी ऐसे ही बहुत सारे गड्ढे बन गए हैं। अर्थ इतना बचा क्यों रहता है? क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर डेंस है, अदरवाइज अर्थ में भी वैसी गड्ढे दिखते हैं आपको आए दिन। हमारा एटमॉस्फेयर हमको बचाता है। जहाँ पे आपको कॉन्स्टेलेशन दिखता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखता है, अगर ब्राइट स्काई रहेगा तो आपको बहुत ब्राइट लाइट एक जगह पे दिखता है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी दूरबीन वगैरह कुछ है तो आपको ये विजिबल होता है, बहुत डेंस स्टार्स दिखते हैं आपको। तो पास्ट में इसको बोला जाता था ये स्टार्स की रिवर है, तारों की नदी है, पर इन रियलिटी वो क्या था? गैलेक्सी है। इसलिए इसको आकाश की गंगा या आकाश गंगा बोला जाता है, क्योंकि ये हमको एक रिवर का, स्टार्स का रिवर जैसा दिखता था। अब अनफॉर्चुनेटली स्टार्स ही नहीं दिखते तो ये विजिबल होना बहुत डिफिकल्ट होता है। अदरवाइज ब्राइट स्काई में ये ब्राइट स्पॉट ना विजिबल होता था, और इसी को देख के हम बोलते थे कि ये आकाश गंगा है। हमारे जो गैलेक्सी है जिसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, उसका नाम क्या है? मिल्की वे। हमारे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे गैसेस हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो ये सब मिला के हमारा गैलेक्सी बनता है। हमारे यूनिवर्स या हमारे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, और एक गैलेक्सी में ऐसे इनफाइनाइट स्टार्स हैं, ठीक है। तो वी कैन नॉट इमेजिन द लेवल ऑफ, मतलब कितना बड़ा हो सकता है यूनिवर्स, कितना मैसिव हो सकता है यूनिवर्स, क्योंकि एक गैलेक्सी को हम समझ नहीं पा रहे हैं, एक स्टार को नहीं समझ पा रहे हैं, और यहाँ बात कर रहे हैं हम पूरा यूनिवर्स की। यस, रॉक्स होते हैं। हाँ, हाँ बता रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस ये है, जो एस्टेरॉइड होते हैं दे वेयर द पार्ट ऑफ द प्लैनेट अर्लियर, है ना, जबकि मीटेरॉइड्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है। एस्टेरॉइड अपने एक्सिस पे, है ना, वो रिवॉल्व करते हैं सन का, बट मीटेरॉइड्स रिवॉल्व नहीं करते, है ना, वो गिरते हैं। जैसे प्लूटो का अपना कक्षा है, उस पर वो क्या है, ऑर्बिट, उस पर घूमता है।
इसलिए तो हमको डाउट होता है कि भाई ये प्लैनेट है कि डॉर्फ प्लैनेट है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार्स? स्टार्स में अपना लाइट है, अपना एनर्जी है, कोई भी प्लैनेट स्टार्स के सराउंडिंग में ही चक्कर लगाता है। और क्या बोल सकते हो, स्टार मोस्टली गैसियस होता है, जबकि ये क्या होता है प्लैनेट, इसमें ये रॉकी होता है, रॉकी प्लस गैसियस दोनों हो सकता है, चट्टानों से बना होता है। ये इसमें अपना लाइट नहीं होता, ये रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है लाइट को। और क्या बोल सकते हो, ये बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है, जबकि स्टार्स बहुत बिग होते हैं। लाइफ प्लैनेट में एग्जिस्ट कर सकता है पर स्टार में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, प्लैनेट्स के पास क्या होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, जबकि स्टार्स के पास ऐसा कोई सैटेलाइट का सिस्टम है ही नहीं। कोई भी उसके आसपास घूमेगा तो उसको खा जाएगा। स्टार्स की जो डेथ होती है, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ दो तरीके से होती है, एक तो है श्वेत वामन तारा बन जाता है, वाइट डॉर्फ स्टार बन जाता है, और बाद में वो क्या बन जाता है, ब्लैक होल। जबकि प्लैनेट का डेथ उसके सन में मिलने से हो जाती है। प्लैनेट की मृत्यु वो उसके सराउंडिंग के स्टार्स में जाके फाइनली जाके टकरा जाता है। दैट इज़ द अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ द प्लैनेट। वो अपने सन से जाके टकरा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम या सौरमंडल किसको बोलते हैं? के बना होता है, और जिसका मुखिया कौन है, सन, है ना। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे अ सिंगल स्टार is on the middle of the system and all the other celestial bodies like planets, satellites, asteroids, meteoroids, they are revolving around the sun, that is solar system. सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो यू नो वेरी वेल, सीक्वेंस तो आप जानते हो, ठीक है, अपन इसको छोड़ देते हैं। अर्थ को यूनिक प्लैनेट, अद्भुत ग्रह क्यों बोला जाता है? बिकॉज अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करता है, जीवन संभव है, और ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों अवेलेबल है, इसलिए अर्थ इज यूनिक। एक और चीज़ बोल सकते हो कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम है, ना तो बहुत ज़्यादा है जैसे वीनस है, ना तो बहुत कम है जैसे आप यूरेनस नेपच्यून बोल सकते हो, जो कि बहुत कम है। तो टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम है, पर्याप्त है। हम हमेशा से मून का एक ही फेस क्यों देख पाते हैं? तो पृथ्वी चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमा का जो टाइम है दैट इज सेम, मून का जो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का टाइम सेम है, इसलिए वी आर एबल टू सी ओनली वन फेस ऑफ द मून। व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ मेनी ऑफ द गैलेक्सीज, है ना, एंड द गैलेक्सीज आर कंपोज्ड ऑफ
लॉट्स ऑफ स्टार्स, ठीक है ना, एंड स्टार्स आर सम ऑफ स्टार्स पजेस सोलर सिस्टम। इसमें ये बोल सकते हो कि कुछ स्टार में सोलर सिस्टम भी होता है, और जिस स्टार में सोलर सिस्टम है उसमें प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे बोलना आप कि यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ मेनी गैलेक्सीज एंड गैसेस, है ना, गैसेस एंड गैलेक्सीज, जिसमें से गैलेक्सीज आर कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, और जो मिलियंस ऑफ स्टार्स में कुछ स्टार ऐसे होंगे जिसमें सोलर सिस्टम होगा। उस सोलर सिस्टम में कुछ प्लैनेट्स होंगे और कुछ सैटेलाइट्स होंगे, कुछ मीटेरॉइड्स होंगे, कुछ एस्टेरॉइड्स होंगे। सो दैट इज द यूनिवर्स। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? वीनस, शुक्र ग्रह। वीनस, इजंट इट? शुक्र को, वीनस को हम ट्विन प्लैनेट हम बोलते हैं हमारे अर्थ का। सन से जो सबसे नजदीक, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी, यस। बुध, हाँ ये अच्छा है, इसको शायद बता नहीं पाया। जो सन के चारों ओर जो भी प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, वो किस पाथ पे करते हैं? सर्कुलर, एलिप्टिकल, रेक्टेंगुलर? एलिप्टिकल। वृत्तीय पथ पर, दीर्घ वृत्तीय पथ पर कि आयताकार पथ पर? वृत्तीय हुआ लाइक दिस, ये सन हुआ, अगर ऐसे हो रहा है तो दैट इज वृत्तीय, दैट इज सर्कुलर, बट अगर ऐसे हुआ दैट इज इलेप्टिकल, दीर्घवृत्तीय। तो कौन सा है? इलेप्टिकल। इलेप्टिकल, दीर्घवृत्तीय, इलेप्टिकल। जो ध्रुव तारा है, पोल स्टार है, वो कौन से डायरेक्शन में दिखता है? नॉर्थ। नॉर्थ, उत्तर में। जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो किसके किसके बीच में मिलता है? सैटर्न एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर, कि अर्थ एंड मार्स? मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर। खाली स्थान भरो। यह एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते? ये क्या है? जो इंग्लिश में निकालते हैं। हाँ, मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। एमजे बताया ना, माइकल जैक्सन। अ ग्रुप, अच्छा, ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना, फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड? कंस्टलेशन। हाँ ठीक है, गुड। ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना, जो तारे अगर बहुत सारे पैटर्न बनाते हैं तो उसको तारामंडल बोलते हैं, स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन, यस। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड? हाँ, ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड? सेलेस्टियल बॉडीज। गैलेक्सी, गैलेक्सी। ठीक है ना, दैट इज गैलेक्सी। कौन सा क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है अर्थ का? पृथ्वी का सबसे नजदीकी खगोलीय निकाय कौन सा है? मून। मून। मून को क्यों भूल जाते हो? ये बोला है क्या कि सैटेलाइट बोल रहा है कि प्लैनेट्स बोल रहा है? मून सैटेलाइट, मून ये नहीं है क्या? क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी नहीं है ना? विच वन इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? सन से तीसरा
नजदीकी ग्रह कौन सा है? अर्थ. Planets do not have their own and this. लाइट एंड एनर्जी. एक बार पीछे देख लेना, कुछ और भी वर्ड तो नहीं है, ठीक है ना? यस, लाइट एंड एनर्जी तो होगा, उसका अपना लाइट नहीं होता, उनकी अपनी एनर्जी नहीं होती. ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म होता है हम लोग का. नेक्स्ट चैप्टर फिर हम लोग देखेंगे. कौन सा? ऑर्बिट. किसके ऑर्बिट के बारे में था? जैसे सन है ना, जो अर्थ है ना, अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट में इसका रिवॉल्व करता है ना, ये है ऑर्बिट. इसको कक्षा बोलते हैं, हिंदी में कक्षा, ऑर्बिट. ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट है इसका साइज कैसा दिख रहा है? इलेप्टिकल, है ना, दीर्घवृत्ताकार. तो इसलिए इसको हम लोग इलेप्टिकल पाथ में ये रिवॉल्व करता है, हम बोलते हैं. वैसे प्लैनेट का डेफिनेशन ये भी है कि जिसने अपने ऑर्बिट को क्लियर करके रखा है. क्लियर करके रखा है मतलब इसमें ना कोई छोटे छोटे कोई और प्लैनेट नहीं होने चाहिए, या डॉट प्लैनेट नहीं होना चाहिए. अगर किसी प्लैनेट ने अपना रास्ता क्लियर नहीं किया तो वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आएगा. जैसे बहुत सारे डॉर्फ प्लैनेट है, जिस पाथ में घूमते हैं उस पाथ में उसने अपना रास्ता को क्लियर नहीं किया. इसका मतलब वो है कि वो अपने ऑर्बिट में सबसे डोमिनेंट होना चाहिए, दादागिरी चलनी चाहिए उसकी, तब उसको हम प्लैनेट बोलेंगे या ग्रह बोलेंगे. ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जिसमें रिंग सिस्टम है? सैटर्न तो मैं जान रहा हूं, बाकी दो का और नाम बताओ जिसमें छल्ले हैं. जुपिटर. तो ये संजू है. कौन है? संजू. हाँ, जुपिटर एंड यूरेनस. बृहस्पति और यम नहीं, अरुण. अरुण तो संजू हुआ कि नहीं? ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, बाय. थैंक यू सर.